अभी तक देखिए सेक्शन हम 4 आपको एक बार रिकॉप कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं हम कौन कौन सा सेक्शन हम देख लिए हैं। ठीक है, हम बेल का सेक्शन देख रहे हैं और चैप्टर है ये आपका 35। ठीक है, और बेल एंड बॉन्ड देख रहे हैं। इसमें 478 भी देख लिए हैं, 9 भी देख लिए हैं और 480 देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस में जो है बेल के बारे में पढ़ लिए हैं। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल इजी नहीं है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या बेल का प्रोविज़न है। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 1 कह रहा है कि यदि कोई पर्सन, देखिए अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ तो 1.5 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 1.5x करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, एक्यूज और सस्पेक्टेड हो, कोई भी पर्सन या तो एक्यूज हो और सस्पेक्टेड हो, किसका? नॉन बेलेबल ऑफेंस का, नॉन बेलेबल ऑफेंस का। ठीक है, कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और उसको या तो अरेस्ट किया गया हो और डिटेन किया गया हो। अब अरेस्ट में और डिटेन में क्या अंतर है आपको पता है, वो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। विदाउट वारंट, ठीक है, विदाउट वारंट। देखिए विथ वारंट होगा तो आपको डिटेन करके या अरेस्ट करके कोर्ट के पास लेना होगा, लेकिन अगर विदाउट वारंट होगा तो आप ऑफिसर इंचार्ज के पास भी ले सकते हैं। जैसे अरेस्ट और डिटेन विदाउट वारंट बाई ऑफिसर इंचार्ज, या वहीं SHO हम कह देते हैं। ठीक है, और बॉट बिफोर कोर्ट, बॉट बिफोर कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, नॉर्मली आप अरेस्ट करके या हाई कोर्ट ऑफ सेशन के पास थोड़ी लाएंगे। तो कोई भी पर्सन जो एक्यूज है या सस्पेक्टेड है किसका, नॉन बेलेबल, मेन इसी के पास घूमेगा पूरी कहानी। ठीक है, आप सेकेंड सबसेक्शन 2 में देखेंगे कि ज्यों ही ये बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस बेलेबल में कन्वर्ट होगा, बेल देने की पावर SHO के पास भी आ जाएगी। लेकिन जब तक ये नॉन बेलेबल है तब तक बेल देने की पावर सिर्फ कोर्ट के पास रहेगी। ठीक है, उसको लाया गया है तो वो मे बी, यूज शब्द मे बी रिलीज ऑन बेल, मे बी रिलीज ऑन बेल। मे अब मे बी क्यों? क्योंकि इसमें टर्म एंड कंडीशन है। ये मे बी का इस्तेमाल इसलिए किया, कोई भी पर्सन एक्यूज या सस्पेक्टेड हो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए और उसको अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया और SHO द्वारा या कोर्ट के सामने लाया गया हो, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ना हो, तो उसको जमानत मिल सकती है मे बी। लेकिन इसी में एक डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, इसमें दूसरा क्या लगा हुआ है कि उसको सैल भी नहीं मिलेगी। क्या? जमानत। अभी तो मिल रही है लेकिन अब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? रुकिए मैं बताता हूँ। हाँ, सैल भी नहीं मिलेगी। क्यों? यदि उसको इस मैटर के लिए लाया गया जिसकी सजा डेथ हो और आजीवन कारावास हो। यदि इस मैटर के लिए आप लेके आए हो तो उसको जमानत जो मे बी है वो सैल भी नहीं मिलेगी, सैल बी नॉट ग्रांटेड बेल। मतलब भैया आप सीरियस क्राइम करके आए हो, ठीक है, नॉर्मली बेल मिल जाएगी, मे बी है मतलब डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन अगर ये सब कांड किए हो तो नहीं मिलेगी। डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या चार्ज विथ कॉग्निजेबल ऑफेंस, या तो किसी संज्ञेय अपराध के लिए आप लाए हो और जो संज्ञेय अपराध है वो क्या है, प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, प्रीवियसली एक्यूजिशन ना हो, कन्विक्शन मतलब आपको इसके लिए पहले भी सज़ा मिल चुकी हो। किस अपराध के लिए? या तो अपराध हो डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, और मतलब कुछ भी हो सकता है, 7 years और मोर,
और दो से दो ज़्यादा मतलब दो या से ज़्यादा ऑफेंस के लिए मतलब इसकी मिनिमम सज़ा 3 साल हो, ठीक है। टू और मोर ऑफेंस के लिए जिसकी मिनिमम सज़ा 2 साल हो बट नॉट 7 ईयर्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 ऐसे ऑफेंस जिसकी सज़ा 4 साल से लेके 6 साल के बीच में हो। अगर इन मैटरों में आप कन्विक्टेड हो या आप ऐसे मैटरों में कन्विक्टेड हो जिसकी सज़ा कन्विक्शन हो चुका है, जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा का ऑफेंस है, आपने किया है डेथ या इम्प्रीजमेंट वाला कांड किया है, इन तीनों मैटरों में, ठीक है, या तो आप कॉग्निजिबल अभी वाला जो कांड किए हैं वो कॉग्निजिबल ऑफेंस किए हैं अभी वाला, और जो प्रीवियस वाला कांड है ये है डेथ वाला, डेथ और लाइफ इम्प्रीजमेंट से सज़ा ना हो, 7 साल वाले नहीं सज़ा हो ये, तो इन दोनों मैटरों में शैल नॉट बी ग्रांटेड, आपको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके 4 प्रोविज़न है, इस सबसेक्शन 1 के 4 प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न को हम देखते हैं। प्रोविज़न मतलब अपवाद, मतलब कि नॉर्मली तो सज़ा नहीं मिलेगी, नॉर्मली तो आपको जो है वो नहीं मिलेगा, कहते हैं बेल, ठीक है। हम 480 पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोविज़न 1 कहता है कि नहीं नहीं, कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसके लिए मिल सकती है। पहला अपवाद क्या कहता है कि यदि, कह रहा है कि यदि कोई पर्सन, अभी कोई पर्सन जो सबसेक्शन, अच्छा 480 के सबसेक्शन 1 के आई के एंड इस वाले सेक्शन में जो अभी है, मतलब जो अभी ऊपर मैंने पढ़ा कि कन्विक्टेड हो इन मैटरों में, यदि उन मैटरों में, ठीक है, कोई बच्चा हो प्रीवियसली कन्विक्टेड, मतलब बच्चा कौन सा, अंडर 18 ईयर्स, ठीक है, सीआरपीसी में 16 ईयर हुआ करता था, या तो कोई औरत हो, किस में, जो अभी हम ऊपर पढ़े हैं ये आई और सेकंड नहीं पढ़े हैं कि जो या तो आप लाइफ इम्प्रिजमेंट का किए हों या लाइफ इम्प्रिजमेंट या 7 साल से ऊपर का अपराध किए हों या 2 ऐसे अपराध किए हों जिसमें 3 साल से ज़्यादा का सज़ा हो लेकिन 7 साल से कम वाला, ये उसमें यदि इसमें अपराध करने वाला चाइल्ड हो या औरत हो, ठीक है, या सिक हो, बीमार हो, ठीक है, और इन्फर्म हो, इन्फर्म मतलब बुजुर्ग आदमी, ठीक है, अगर ऐसा है तो मे बी रिलीज ऑन बेल। यहाँ पे भी कोर्ट पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि भाई कांड तो बड़ा है, ऊपर का कांड छोटा तो है नहीं, आई 480 सेक्शन 1 के आई का और 480 सब सेक्शन 1 के जो सेकेंड वाला है, मे बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है, मे बी रिलीज ऑन बेल। ये प्रोविज़न 1 हो गया। अब हम प्रोविज़न 2 देखते हैं। प्रोविजो का मतलब होता है अपवाद, मतलब जो अभी आप पढ़े हैं ऊपर जो भी सेक्शन, उसके ये अपवाद है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है। अब सेकेंड अपवाद कह रहा है, सेकेंड प्रोविजो कह रहा है कि भैया सब कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होगा, ठीक है। कह रहा है कि क्लॉज जो सेकेंड है, जो क्लॉज ये सेकेंड है, ये रिलीज ऑन बेल, सेकेंड क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब 480 सब सेक्शन 1 का जो सेकेंड है, रिलीज ऑन बेल बेस ऑन डिस्क्रिशन, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। अगर कोर्ट को ये लगता है, ठीक है, कि कोर्ट ये है डिस्क्रिशन है, मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि वो सेटिस्फाई है, मतलब उसको लगता है कि बेल दे देना चाहिए, और एनी स्पेशल रीजन, और एनी स्पेशल रीजन, और मैं कहता हूँ कि इन सेक्शन को नहीं अपवाद कराना चाहिए क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि मर्डर और रेप जैसे चीज़ों में भी जो बड़ा वकील होता है बेल लेके आ जाता है सिर्फ इस डिस्क्रिशन पे, और ये डिस्क्रिशन ऑफ जो जज होता है ये कहीं आंसरेबल नहीं होता। बस ये है कि इस बिल के खिलाफ जब हायर कोर्ट में लोग जानते हैं तो उस हायर कोर्ट में जजमेंट का कॉपी हायर जज देखता है, वो सब समझ जाता है कि यहाँ क्या कांड किया गया है, लेकिन ये गलत है।
अगर कोई गरीब आदमी है उसको हाई कोर्ट उसके खिलाफ मतलब उस जो अपराधी है उसको हाई कोर्ट से जज बेल मिली है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का वकील का पेड नहीं कर सकता, तो ये गलत है। ऐसा इस तरह के अपवाद के प्रोविजन को नहीं होना चाहिए सेक्शनों में, जो केवल और केवल फुल्ली रूप से जज के सेटिस्फैक्शन पे आधारित है। जब सब लिख रहे हो तो सब लिखो, ये सेटिस्फैक्शन क्या होता है? ठीक है। प्रोविजो थर्ड, प्रोविजो थर्ड क्या कह रहा है कि बेल सिर्फ इस बात पे नहीं इग्नोर की जा सकती कि उसको हम एक्यूज को इसलिए पकड़े हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है, किसके द्वारा? बाई विटनेस के द्वारा, कि उसको पकड़ के रखो, ऐसा ना हो कि ये भाग जाए तो विटनेस जो है इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो इसलिए बेल को जो है आप नहीं इग्नोर कर सकते। और पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज, ठीक है, बियॉन्ड 15 डेज, मतलब इस हिसाब से आप नहीं उसको बंद करके रख सकते कि जो है 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन के बाद नॉर्मली डिफ़ॉल्ट ऑफ बेल मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप इसलिए उसको पकड़ के रखे हैं क्योंकि जो है उनको लगता है कि ये जाएगा, टेम्पर करेगा वगैरह वगैरह। ये जो है सीआरपीसी 319 में नहीं हुआ करता था, इसको जो है 358 बीएनएसएस में ये जोड़ा गया है, ठीक है। इसको जोड़ा गया है कि पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज, चार्जशीट फाइल, मतलब कह रहा है कि जो 15 दिन का होता है ना, उसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविजन स्टार्ट हो जाता है आपका। तो इन दोनों कंडीशनों में, ठीक है, केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी बेल नहीं रोकी जा सकती है, बियॉन्ड 15 डेज की मतलब ये भी नहीं रोका जा सकता। मेयर दिस फैक्ट नॉट रिफ्यूज़ द बेल, ठीक है, सिर्फ मेयर दिस फैक्ट नॉट रिफ्यूज बेल, सिर्फ इन दोनों फैक्टों पे आप बेल को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि आइडेंटिफिकेशन के लिए रोके रहो और 15 दिन के बाद इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ ही सी अदरवाइज इंटाइटल टू रिलीज, अगर ऐसा है, अगर इसलिए सिर्फ रोके हुए हो तो वो इंटाइटल टू बेल है, इंटाइटल टू बेल है, ठीक है। ये हो गया प्रोविजो थर्ड। प्रोविजो फोर्थ, प्रोविजो फोर्थ अपवाद, अभी सेक्शन 1 के ही अपवाद चल रहे हैं, ठीक है। प्रोविजो 4 क्या कह रहा है कि एक्विजिशन ऑफेंस, अच्छा ये ऐड किया गया 2005 में, किस केस लॉ से ऐड किया गया ये आपको बताना है, आप बताइएगा, ठीक है। यदि कोई एक्विजिशन एक मतलब जिस पे एक्विजिशन लगा है ऑफेंस पनिशेबल, मतलब जो एक्यूज्ड है उस पे या तो डेथ पनिशमेंट का एक्विजिशन लगा है या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ का लगा है और इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। तो विदाउट पीपी साहब के हियरिंग के, ठीक है, विदाउट पीपी साहब के हियरिंग के आप बेल नहीं दे सकते, नॉट ग्रांटेड बेल। और अगर देंगे बिना पीपी साहब के हियरिंग के तो रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग, ठीक है। तो ये प्रोविज़न तो सही है कि भाई अगर जो हीनियस क्राइम है जैसे डेथ हो गया, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास हो गया, 7 साल से ज़्यादा हो गया, तो इन मैटरों में पीपी साहब को सुनो भाई, क्योंकि जो बड़े अपराध होते हैं वो स्टेट के खिलाफ होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि सब सेक्शन 2 480 का बहुत मज़ेदार है। इसमें आप देखेंगे कि ज्यों ही हमारा नॉन बेलेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट होगा, पुलिस के पास भी पावर आ जाएगी बेल देने की, ठीक है, पुलिस के पास भी पावर आ जाएगी बिल देने की। अब देखिए सब सेक्शन 2 में बताता हूँ, सब सेक्शन 2 में थोड़ा सा ट्रिकी है, लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। आप समझते हैं ना कि ये कोर्ट करती है और इसको पुलिस करती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब अगर ये तीनों होते ही अगर ये महसूस हो कि सच ऑफिसर और कोर्ट इफ अपीयर एक्यूज नॉट कमिटेड नॉन अवेलेबल, मतलब कह रहा है कि ये
चाहे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही हो, चाहे इंक्वायरी ट्रायल कोर्ट कर रही हो, ये अपीयर हो, ये समझ में आए कि ये जो नॉन बैलेबल ऑफेंस है जिसके लिए हम इसको पकड़े हैं, ये एक्चुअल में बैलेबल ऑफेंस है। ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि नॉन बैलेबल ऑफेंस बैलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान कोर्ट, ठीक है, बेल दे सकता है। ठीक है, इफ बैलेबल ऑफेंस एसएचओ ऑफ सच ऑफिसर कम इन द पिक्चर। ठीक है, दोनों जो है बेल दे सकते हैं। और जो दोनों बेल देंगे, ये दोनों लोग जो बेल देंगे, ये दोनों लोग जो बेल देंगे, एक्यूज जिसको बेल मिल रही है शैल बी सब्जेक्ट टू 492 बेल एंड बॉन्ड वाला। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये डिस्क्रिशन पे है। अच्छा, ये दे सकती है, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिशन ऑफ सच ऑफिसर और कोर्ट रिलीज ऑन बॉन्ड ओनली। तो हाँ, तो दे सकते, और या तो उस जो है कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा। ठीक है, डिस्क्रिशन ऑफ सच ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोर्ट, ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पे रिलीज कर दे। बॉन्ड मतलब श्योरिटी जिसमें नहीं होती, बेल बॉन्ड मतलब जिसमें श्योरिटी होती है। ठीक है, तो मेन मकसद याद रखिएगा, ज्यों ही बैलेबल ऑफेंस नॉन बैलेबल में कन्वर्ट हुआ, पुलिस के पास भी पावर आ जाती है बॉन्ड बिल देने की थाने से, लेकिन 492 के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो भी पावर आएगी, ये सिर्फ इनके डिस्क्रिशन पे हो। ऐसा नहीं है कि सेल भी है, ये चाहें तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, चाहे दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। मतलब क्योंकि जो ही महसूस होता है आपको कि ठीक है यार, ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं है, तो आपने जो है उनको बेल दे दिया आपने। अब सब सेक्शन 3 कह रहा है कैंसिलेशन ऑफ बेल। मैंने कहा ना, कैंसिलेशन ऑफ बेल कह रहा है कि सॉरी कंडीशनल बेल, सॉरी कैंसिलेशन बेल नहीं, कंडीशनल बेल। इसमें क्या है कि जो थोड़ा सा सीरियस क्राइम है उसमें आपको कंडीशन के हिसाब से बेल दिया जाएगा। या तो 7 साल से ऊपर की सज़ा वाला आपने क्राइम निपटाया है, या तो चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 17 ऑफ बीएनएसएस के क्राइम किए हैं आपने, और अबेटमेंट किया है, और कॉन्स्पिरेसी की है। ठीक है, और अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी की, अबेटमेंट ऑफ क्राइम किया है, आपने किसी को क्राइम करने के लिए उकसाया है। ठीक है, इन सब मैटरों में रिलीज ऑन बेल बट इम्पोज शैल सम कंडीशन। ठीक है, बेल पे रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज ऑन बेल, बट जो ये बेल होगी शैल बी इम्पोज सम कंडीशन। मतलब कह रहा है कि बहुत हीनियस क्राइम के अलावा भी छोटा जो क्राइम है उसमें भी कंडीशनल बेल मिलेगी आपको, कुछ कंडीशन लगा देगी कोर्ट कि भैया ये आपको करना है। सेल पर्सन या तो वो कह देगी कि या तो अटेंड करो, सेल पर्सन अटेंड द बॉन्ड, सेल नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। मतलब जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ठीक है, कि भैया या तो आप सेल पर्सन अटेंड द बॉन्ड, कोई बॉन्ड अटेंड करो विदाउट श्योरिटी। ठीक है, और एक आएगी सेल नॉट कमिटेड ऑफेंस सिमिलर्स। मुझे ये शब्द बड़ा मजाक लग रहा है कि कोई अपराध जब यही करके आएगा उसको सिमिलर शब्द के लिए आप क्यों कंडीशन लगाओगे, वो उसको ये लगा दो एनी ऑफेंस नहीं करोगे। तो लिखा हुआ है कि सेल नॉट कमिटेड एन ऑफेंस सिमिलर टू ऑफेंस, सिमिलर टू ऑफेंस नहीं होना चाहिए, एनी टू ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एविडेंस को आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एविडेंस को आप जो है प्रभावित नहीं करोगे। ये है आपकी कंडीशन। इन्हीं कंडीशनों पे इन अपराधों में आपको बेल मिलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा नंबर का सेक्शन
480 का सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 कह रहा है कि इफ ऑफिसर और कोर्ट रिलीज ऑन बेल रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग। ठीक है, मतलब किसमें? यदि आपका जब नॉन बेलेबल ऑफेंस कन्वर्ट टू बेलेबल ऑफेंस, आपने बेल दे दिया ना, बेल कौन दिया? इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस दे दी, या ट्रायल और उसके इंक्वायरी की जगह कोर्ट दे देगी। जो बेल देगी तो जो रीजन है राइटिंग में लिखेगी कि क्यों आपने ऐसा दिया। तो नॉर्मली पुलिस देती नहीं है। 5 नंबर, कैंसिलेशन ऑफ बेल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी बेल कैंसिल होती है हमारे यहाँ इंडिया में, या तो 480 सब क्लॉज 5 में होती है, या सबका बाप होता है 483 सब क्लॉज 3। सब बेलें इसी में कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, ए पर्सन रियलाइज एज बेल अंडर कह रहा है कि जो भी पर्सन को 480 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में बेल मिली है, ठीक है, पर्सन रियलाइज होता है, और अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है कि कुछ यार गड़बड़ है, इसको बेल जो है दे के हमने गलती किया, कुछ भी हुआ, तो नेसेसरी भी अरेस्ट कर लिया जाएगा उसको। अरेस्ट एंड टेकन इनटू कस्टडी। टेकन इनटू कस्टडी। देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है कैंसिल, ये नहीं लिखा है कि 1 और 2 में जो बिल मिलती है उस बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। वो ये लिखा है कि नेसेसरी, यदि जो ही समझ में आएगा उसको अरेस्ट करके उसको कस्टडी में डाल दिया जाएगा। शब्दों को घुमा के लिखा गया है। ठीक है, अब सबसेक्शन 6 है ट्रायल स्टेज। अब हम बहुत आगे चले गए। अब कह रहा है कि भैया ट्रायल स्टेज चल रहा है और तब तक किसी को बेल नहीं मिली है। ठीक है, ट्रायल स्टेज जो तीसरा स्टेज होता है और तब तक किसी को बेल नहीं मिली है, तो यहाँ पे क्या प्रावधान करोगे? ठीक है, कह रहा है कि ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट और नॉन बेलेबल। ठीक है, कोई ऐसा ऑफेंस जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हो, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा नहीं हो, लेकिन वो नॉन बेलेबल हो। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो कौन सा ऑफेंस जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हो बट नॉट अवेलेबल हो, एंड ट्रायल इज़ नॉट कंक्लूडेड इन 60 डेज। मैंने बोला था ना कि जो 15 डेज बीतते ही आपके पास 60 डेज और 90 डेज में डिफ़ॉल्ट बेल का जो है आपका प्रोविज़न एक्टिवेट हो जाता है। तो कह रहा है कि कोई भी अपराध जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हो, नॉन अवेलेबल हो, एंड ट्रायल इज़ नॉन कंक्लूडेड, जो ट्रायल है, जो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, फिर ट्रायल। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो रही है इंक्वायरी और ये ट्रायल ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, कह रहा है कि ट्रायल इज़ नॉट कम्प्लीटेड 60 दिन। 60 दिन में कहाँ से ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी यार? 60 दिन में तो कभी कभी पुलिस वाले चार्जशीट नहीं फाइल करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एविडेंस, मतलब जो पहला दिन एविडेंस लेने की डेट होती है उससे 60 दिन के अंदर यदि बंदे को जमानत नहीं मिली है और वो अपराध मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है और नॉन अवेलेबल है, शैल बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट बेल वाला हिसाब किताब है इसमें, शैल बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डेड ऑफ रीजन। अगर उसको डिफ़ॉल्ट बेल का बात है भाई, आप नहीं छोड़ोगे तो अदरवाइज आप रीजन लिखो, उसमें आप रीजन लिखो कि क्यों आप जो है उस बंदे को 60 डेज ऑफ ट्रायल कंप्लीट हो गया है फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं आप, रिकॉर्ड द रीजन। ठीक है, सेक्शन 7 है कंक्लूजन ऑफ बेल। इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि अब ट्रायल कंप्लीट हो गया बाबू, सब कुछ हो गया और उसका वो डेट आ गई है जजमेंट की, और तब आपको महसूस होता है कि यार ये तो गड़बड़ है। ठीक है, ट्रायल कंप्लीट हो गया, कह रहे हैं कि ये देखिए ये यहाँ पे एविडेंस का पहला दिन है, एविडेंस स्टार्ट हुआ, ये ट्रायल का स्टेज है। सबसेक्शन 7 बता रहा हूँ, इसमें ट्रायल हो गया एंड, और ये महसूस हुआ कि यार ये नॉट एक्यूज, ये जो है नॉट गिल्टी है ये। ठीक है, ये अपराध नहीं किया है, तो जजमेंट और जो
जो जजमेंट की डेट होती है वो नॉर्मली 1 दिन बाद भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है इसके बीच की ड्यूरेशन, और ये इसमें महसूस हो गया कि ये नॉट गिल्टी है, ठीक है, तो उसको यार छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उसको तब छोड़ देना चाहिए, मतलब ट्रायल तक भी यदि उसको नहीं बेल मिली हुई है तो ट्रायल के ख़त्म होने के बाद अगर महसूस होता है कि नॉट गिल्टी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये है हमारा कंडीशन ऑफ बेल इन द नॉन बेलेबल ऑफेंस।